Hey everybody, welcome back to our channel. As we all know, पोस्ट पैंडेमिक जो इंडिया में गेमिंग रेवोल्यूशन आया है, ऑनलाइन गेमिंग के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन है और आने वाले जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दैट्स वाई मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक पर्टिकुलर कंपनी है यहाँ पे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जो इन्वेस्टर्स की रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। क्यों? उसका कारण साफ साफ यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स है, 8% का स्टेक इनके पास है और ये काफी ज्यादा बुलिश है स्टॉक में। उसके बाद जो भी ये 1% की शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे मुकुल अग्रवाल के पास है। बाकी की जो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो भी स्टेक्स हैं, ये सारे पब्लिक के हैं, ये सारे डिटेल पब्लिक के हैं, तो यही स्टॉक को बहुत ज्यादा फेवरेट बना देता है उनका। तो हम इसमें इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इन गेमिंग एज अ इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रोथ है यहाँ पे, कसिनो के बिजनेस में, ऑनलाइन गेमिंग के बिजनेस में, और ये लोग हॉस्पिटैलिटी में है। तो ये सारे चीजों में कितना ज्यादा ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है, हम लोग कंप्लीट इसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप इसमें चाहे तो एक छोटे टाइम के लिए ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे इसमें एंट्री एग्जिट आपको करना चाहिए। ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए जितना हो सके। ट्रेडिंग इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं बिना जाने समझे, बेसिक मेरा सेंस वही रहता है। ट्रेडिंग एज अ होल मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एज अ ट्रेडर बहुत ही एक्सपीरियंस होना पड़ता है मार्केट में। एक लेवल की कन्विक्शन आनी चाहिए आपको। आपको एक प्रॉपर टाइम देना होता है मार्केट को, कुछ लॉसेस भी देने पड़ते हैं, एक प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तभी आप जाके एक ट्रेडर बन सकते हो। छोटे टाइम में आपको ऑप्शन बाइंग करके अगर आपके कुछ पैसे बन जाते हैं, आप अपने आप को ट्रेडर समझने लगते हो और सारा पैसा झोंक देते हो मार्केट में, तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नए इन्वेस्टर जो भी हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत पैसे से को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी को, तो वो ट्रेडिंग से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट, या जो स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम लोग 1 महीने 2 महीने, 3 महीने तक होल्ड करके इसे रखते हैं, या 6 महीने तक भी होल्ड करके रखते हैं और अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। उसमें भी हमें कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं इसके लिए आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाता हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो भी इनके फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल है, मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर पाऊँ एक बेहतरीन तरीके से, ताकि आप टाइम ज़्यादा ना दिए बिना, ऑफ कोर्स फिर भी टाइम तो आपको देना ही पड़ जाएगा और वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आई नो लोगों का अटेंशन स्पैन कम गया है। यहाँ पे लोग आज के टाइम 30 सेकंड से ज़्यादा बियर नहीं करते हैं किसी भी वीडियो को। दैट्स वाई टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे तो खैर बैन हो गया है, तो यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं और इंस्टाग्राम रील्स हैं। 30 सेकंड में लोगों को नॉलेज गैदर करना होता है, बट वो इन अ लॉन्ग रन आपके लिए इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि 30 सेकंड में आप जान के फिर अगली वीडियो पे स्किप कर जाते हो और आपके माइंड में वो आ जाता है, फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे स्किप कर जाते हो। तो आपको वीडियो को प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जब भी आप ये चीज लगातार करते हो, तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो भी आप एक कंपनी के एक बिजनेस को ओवरव्यू को समझ सकते हो और खुद से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हो, डिसीजन बना सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा बात किए बिना। तो डेल्टा कॉर्प बेसिकली मैंने आपको बताया ये पोकर के बिजनेस में है। इनका कसिनो है गोवा में, गोवा और जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे ये बेस्ड है। मैं आपको सीधा सीधा एनुअल रिपोर्ट पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी का बाइबल होता है। सिंपली आपको वहाँ पे सारी चीजें, कंपनी के बारे में डेटा, सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये डेल्टा कॉर्प का एनुअल रिपोर्ट है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे 454.33 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है, जिसमें इनका एबिटा दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 48.48 करोड़ का है। एबिटा मार्जिन 10.67% का है। पैट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इन्होंने बनाया है 24.10 करोड़ का है। उसके बाद आरओसी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग्स पर शेयर 0.90, बहुत ज्यादा यहाँ पे रोजी पिक्चर दिख नहीं रही है। चेयरमैन का जो लेटर होता है वो आप आके, मैं इसको अटैच कर दूंगा, आप आके डिटेल में अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो भी चैलेंजेस फेस किए उनके बारे में बताया, कि अभी जो भी हम लोगों ने डिफिकल्ट टाइम्स देखा है, वो आने वाले टाइम में जो भी क्लाउड्स हैं वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में गेमिंग एज ए इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है, और उसमें हम लोग एक लीडर है, मार्केट लीडर है, क्योंकि मार्केट शेयर भी इनके पास बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके पास जो मार्केट शेयर है, आई गेस मोर देन
मोर दैन 55% का मार्केट शेयर इनके पास अकेले है और ये ऑनलाइन लिस्टेड कंपनी है, तो इसका भी एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स इन कंपनीज़ को वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा देते हैं। देख सकते हैं 110 के पी पे ये ट्रेड हो रहा है। दैट्स व्हाई इनको अच्छा वैल्यूएशन मिला है। तो ये इनका लेटर है, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि कैसे हम लोग आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और हम लोग इस क्राइसिस से कैसे उभर रहे हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप देखें तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हर तरीके से यहाँ पे सारे फील्ड के बहुत वेल डाइवर्सिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 40 इयर्स की यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इनका एक्सपीरियंस है और मिस्टर आशीष कपाड़िया का यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस में यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस है, पेंट, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज़, सिविल एविएशन यहाँ पे। मिसेज़ अल्पना परिमल जी का यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग आर्म ऑफ चेन्नई परिमल ग्रुप में इनका बहुत बेहतरीन एक रिच एक्सपीरियंस है। ऐसे ही जितने भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज़ एक्जिस्टिंग इन इंडिया। तो उसके बाद अगर हम लोग चल के मैनेजमेंट को देख लिया हमने, बहुत ही क्लीन मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट है। उसके बाद चल के हम लोग इसके और जाके इकोनॉमी के बारे में थोड़ा-सा इन्होंने दिया है कि इकोनॉमी कैसे-कैसे ग्रो करने वाली है, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे फाइनेंशियल 22 का यहाँ पे देख सकते हैं 9.5% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने का ये प्रोजेक्शन था उस वक़्त का। अभी तो ये बढ़ता-घटता रहता है, वो रेटिंग एजेंसीज़ कमाती-घटाती रहती हैं एज़ पर अगर कोई अब फिर से नया वेरिएंट आ गया, लेकिन अभी हमें लोगों को इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होना पड़ेगा क्योंकि कोविड आता रहेगा नए-नए वेरिएंट के साथ, बट हमें एज़ अ फ्लू क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हमने ओमिक्रॉन के केस में देख लिया, कुछ लोग अफेक्टेड होंगे, कुछ लोग सीवियरली यहाँ पे अटैक्ड भी होंगे, कुछ लोगों की डेथ भी होगी, बट पहली बार की तरह नहीं होगा और कंपनी के वैल्यूएशंस को या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देख सकते हैं 2019 में यहाँ पे 144.4 बिलियन डॉलर्स का था। 2020 में 177.8 बिलियन डॉलर्स का बढ़ करके फिर 2021 में यहाँ पे चीजें खराब होने लगी। उसके बाद 2023 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है यहाँ पे 204.6 बिलियन डॉलर का ये ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री होने वाला है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन यहाँ पे 7.2% के सीएजीआर से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री एज अ होल उसमें इस कंपनी को कैसे एडवांटेज मिलेगा वो सारी चीजों के ऊपर वन बाय वन में हम बात करेंगे। यहाँ पे गेमिंग सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं मेजर जो सेगमेंट्स है मोबाइल का यहाँ पे 90.7 बिलियन डॉलर 4.4% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। टैबलेट्स में ज्यादा नहीं है। स्मार्टफोन्स गेमिंग्स में अगर देखें तो 4.7 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। पीसी में ग्रोथ डिक्लाइनिंग है -1.7% ईयर ऑन ईयर। ब्राउजर्स में भी देख सकते हैं डिक्लाइनिंग है यहाँ पे कंसोल में भी और बॉक्स पीसी गेम्स में भी यहाँ पे डिक्लाइनिंग है मार्केट। तो हमें इस चीज़ से इतना समझ में आता है कि मोबाइल और स्मार्टफ़ोन की जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाली है क्योंकि आज के टाइम में सबके पास स्मार्टफ़ोन है, बच्चे से लेके बूढ़े तक और वो इन चीज़ों पे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन पे अपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वर्क प्लेस पे पीसी पे अपना टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो गेम नहीं खेल सकते हैं। तो आप वो घर आने के बाद सबसे ज़्यादा जो टाइम अपना स्पेंड करते हैं वो फ़ोन पे ही होता है, सब बेसिक सी चीज़ है। दैट्स व्हाई वो अपना सारा टाइम अ, उसमें से जितना भी टाइम है वो गेम को दे सकते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे नज़र आती है। कंसोल में देख सकते हो इसके ऊपर मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आपको बेसिक से मैंने बता दिया, मैंने पूरा पढ़ रखा है। आप कहोगे तो मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूँगा बट अगेन उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का पेशेंस उतना है। तो उसके लिए कभी ऐसा होगा तो मैं लाइव आकर के आपके साथ चैट कर लूँगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है? उसका मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन बिज़नेस में भी है ये कंपनी अड्डा52.com के नाम पे इनका पोकर का जो ऐप है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे ये लोग बिज़नेस वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं एक मेजर। उसके बाद राइज इन इंडियन गेम डेवलपर्स एज अ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंड 220 चाइनीज ओन कंपनीज एंड एप्स इन 2020 सेवरल ऑफ विच वेयर गेमिंग एप्स। तो 220 चाइनीज एप्स यहाँ पे बैन किए इंडियन गवर्नमेंट में। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इन कंपनीज को ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज ऐप में बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर के भी लोन देने वाले ऐप थे उनको भी बैन किया गया। उसमें कुछ गेमिंग एप्स भी थे। जो सारा रेवेन्यू चाइना को जा रहा था वो सारे चीज अब इंडिया इससे बेनिफिट अच्छा खासा लेने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो वेरियस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैव मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन गेमिंग सेक्टर ओवर द पास्ट 2-3 years, helping gaming companies achieve operating scale. As per KPMG, gaming sector in India attracted investment worth 544 मिलियन यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग अगस्त 2020 टू जनवरी 2021। आप देख सकते हैं 544 मिलियन डॉलर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किया एज पर केपीएमजी जो बिग फोर कंपनीज में से एक है। यहाँ पे उनका ये डेटा बता रहा है
कि गेमिंग सेक्टर से यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन गेमिंग स्टार्टअप और इंडियन गेमिंग कंपनीज़ के ऊपर। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजीज़ फॉर इमर्सिव एंड एक्सेसिबल गेमिंग यहाँ पे देखें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हेल्प मेक डिजिटल गेमिंग मोर इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, ब्लर्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड रियल वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सबको मेटावर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, जो वर्चुअल रियलिटी वाली जो वर्ल्ड होने वाली है आगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। बट आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो मेटावर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन कर सकती है ऐसी कंपनीज़ जो ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग के स्पेस में है और ऐसी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और अलोंग विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा दिखता है। उसके बाद आउटसोर्सिंग ऑफ गेमिंग डेवलपमेंट, तो आप सबको पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ा आउटसोर्सर है आईटी के टर्म्स में देखें तो। आईटी कंपनीज का ऑर्डर बुक फुल है यहाँ पे। सेम अप्लाइज विद गेम डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया इज द बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर बैक एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर द गेमिंग कंपनीज ड्यू टू ग्रोइंग पूल ऑफ टैलेंट आईटी इंजीनियर्स। आप सबको पता है बैंगलोर कितना बड़ा आईटी हब है, मैं स्टिल बैंगलोर में भी रह रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आईटी कंपनीज़ के एम्प्लॉयी उस वजह से आईटी कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। एम्प्लॉइज़ की सैलरी इतने बढ़-बढ़ के यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी जो ये यूक्रेन का और रशिया का जो मैटर चल रहा है, जिस वजह से यूक्रेन भी बहुत बड़ा एक आईटी हब है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स और लेबर चीप था, सेम एज़ इंडिया। यहाँ पे यूक्रेन में बहुत ज़्यादा लेबर चीप था, वो लोग वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई है। आईटी सेक्टर्स वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, जिस वजह से उसका एडवांटेज इंडिया को अगेन मिलने वाला है। यहाँ पे आईटी का बहुत ज़्यादा बूम हमें अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना जो भी रेवेन्यू का एक मेजर चंक ऑफ मनी ये लोग अपने एम्प्लॉइज़ को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। स्टिल अगर वर्ल्ड के हिसाब से बेंचमार्क पे देखें तो इंडियन आईटी एम्प्लॉइज़ को काफ़ी कम पैसा मिलता है, बट फिर भी यहाँ से अब सबकी सैलरी डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। और तो उस हिसाब से काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ के टर्म्स में मैंने बताया कि आईटी इंजीनियर्स यहाँ पे गेमिंग बैकएंड एज़ अ सर्विस बीएएएस इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड बाय द इंडियन डेवलपर्स टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू फ्रॉम प्योर डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ देयर गेम इंजीनियर्स टू स्मॉलर डेवलपर्स इन क्रिएटिंग गेम्स। तो आईटी एम्प्लॉइज़ का आपने देखा कि कैसे गेम डेवलपमेंट करके ये लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री आउटलुक में देख सकते हैं, गेमिंग इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ डेवलपमेंट, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेटाइजेशन एंड कंजम्पशन। यहाँ पे गेमिंग जो इकोसिस्टम है 4-5 कंपोनेंट से मेजरली बनता है। डेवलपमेंट जो यहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, उसके बाद पब्लिशिंग जो उसकी पब्लिशिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मोनेटाइजेशन कैसे उसको मोनेटाइज करके रेवेन्यू बनाया जा सके, और अंतिम में कंजम्पशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से डिसरप्ट हुई थी, बट अभी सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी का इनके बारे में बताया गया है, और मैं जो मेजर चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस इनका किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी के, इंडस्ट्री लीडर विद हाई ब्रांड इक्विटी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग इंडस्ट्री लीडर कायम है बनते हुए। यहाँ पे 55% के मार्केट शेयर इनके पास ही है। लीडरशिप पोजीशन इन की ज्योग्राफीज दैट इज गोवा, दमन एंड दीव। यहाँ पे अच्छे-अच्छे ज्योग्राफी लोकेशन जो भी टूरिस्ट प्लेस है, गोवा, दमन एंड दीव, जो भी यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे अच्छे खासे इनके प्रेजेंस है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन हाईली अट्रैक्टिव लोकेशन स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो हाईली अट्रैक्टिव लोकेशन में इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ऑफ कोर्स सारी कंपनी को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कल को कोई कंपनी आकर के इनको ओवरटेक ना कर पाए या फिर इनके आगे नहीं जा सकती है, बट ऑफ कोर्स इनके पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है, और ये एक सिंगल लिस्टेड कंपनी है एक्सचेंज में, तो जिस वजह से मैंने आपको बताया वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी मिल रही है इनको। डेट फ्री बैलेंस शीट मैं आपको फिनिशिंग बताऊँगा। सक्सेसफुल इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी कर रहे हैं ये लोग, उस वजह से ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अपॉर्च्युनिटीज़, उसके बाद वीकनेस की बात कर लेते हैं अगर, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ बात करेंगे। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस, तो एक ही 2 जगह जो गोवा और दमन एंड दीव में मैंने आपको बताया, यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है। ये लोग डाइवर्सिफाइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक, रीजन वाइज़ डाइवर्सिफाइड नहीं है, जिसका मतलब कल को कोई गवर्नमेंट का इश्यू आ जाता है, या
उस प्लेस में कुछ डिस्रप्शन आ जाती है जिस वजह से इनको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। नीड टू ऑपरेट अ नॉन कोर हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस। उसके बाद नॉन कोर हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस जिसमें इनका एक्सपर्टीज़ नहीं है, ऑल्दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के भी लोग हैं, बट यहाँ पे उनका वो कोर बिज़नेस नहीं है जिसके ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इनको अपने पूरे प्रॉपर तरीके से गेमिंग बिज़नेस पे ही ध्यान देना चाहिए। License restriction and limitation as gaming license are not provided by the regulatory authorities in too many location। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है सारे ही जगह पे, क्योंकि गोवा में यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ के लोग लिबरल है, वहाँ पे एंजॉय करने के लिए ही लोग जाते हैं, बट ये सारी चीज़ें हर जगह लागू नहीं की जा सकती हैं, लाइसेंस का इशू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, जिस वजह से इनको एक यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा। लेकिन जैसे अभी लोग का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और लोग अपने खर्चों से उठ करके, नीड से ऊपर उठ करके वांट्स पे खर्च कर रहे हैं, उनको जो चाहिए, उनको जो एंटरटेन करता है उस पे खर्च कर रहे हैं, वैसे ही ऐसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी दिखती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम आर रिकॉर्डिंग एक्सीलेटर ग्रोथ न्यू मिलेनियंस चॉइस। जो नए मिलेनियंस है 21 से लेकर के 25 के एज ग्रुप के जो भी लोग हैं, उनमें ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेनिंग सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ गेमिंग इन इंडिया। अभी सोशल एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा पबजी के बाद, पबजी एक एडिक्शन के साथ-साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें दिखा गया। जब जो भी टूर्नामेंट्स होते थे, बहुत ज़्यादा जब हाई प्राइज़ेज़ मिलते थे लोगों को, तो उनसे लोगों को पता चला कि गेमिंग एज़ अ इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रो हो सकती है। जिस वजह से हमें आज के टाइम में सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलने लगा है। लोग यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, तरह-तरह के चीज़ों से वो मोनेटाइज़ कर रहे हैं अपने स्किल्स को। तो वो एक सोशल एक्सेप्टेंस हमें दिख रहा है। न्यू लाइसेंसेज और ज्योग्राफीज़ मैंने आपको बताया, ये लोग डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपने बिज़नेस को नए-नए ज्योग्राफीज़ में और लाइसेंसेस में जा रहे हैं। अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन मार्केट, ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है क्योंकि ऐसी कंपनीज़ आई ही नहीं थी अभी तक, जो ऐसी तरीके से कैसीनो के बिज़नेस को, गेमिंग के बिज़नेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ तरीके से रन कर सके। थ्रेड्स क्या-क्या है? एडवर्स चेंजेस इन रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। रेगुलेशंस चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। स्टिफ कंपटीशन इन ऑनलाइन गेमिंग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट स्टिल ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बीइंग डिस्क्रिशनरी स्पेंड सेक्टर, लोअर डिमांड इन केस ऑफ इकोनॉमिक डीग्रोथ। इकोनॉमिक डीग्रोथ आता है अगर, तो वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा घट सकती है। फर्दर डिले इन दमन कैसीनो लाइसेंस ड्यू टू रेगुलेटरी हर्डल्स। तो यहाँ पे दमन की जो कैसीनो लाइसेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल आ रही है, उसके ऊपर मैं कभी बात करूँगा। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक डिटेल आर्टिकल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे या फिर मैं अटैच ही कर दूँगा, आप जाकर के वहाँ पे देख लेना। ठीक है, हम लोग इसके बिज़नेस को समझा हमने, अब चल के थोड़े बहुत इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आरओसी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आपने कैपिटल पे बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग नहीं बना रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। पिछले 5 साल में देखें तो 7.48 का है। मार्केट कैप एज़ अ होल साढ़े 8,000 करोड़ का है, मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 320 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज़ अ गुड थिंग। अर्निंग्स पर शेयर 2.87 का है, नॉट दैट गुड। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है। अभी अभी तक हमने रोज़ी पिक्चर्स देखे हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है इनके फाइनेंशियल्स पे, वो अब देखेंगे हम लोग। इंडस्ट्री का पीई ही 77.1 का है। इनके पीयर में यहाँ पे टचवुड इंटर ये एक करके एक कंपनी है, टचवुड एंटरटेनमेंट्स करके कंपनी है। इनके इसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2010 में यहाँ पे 132 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ करके अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 609 करोड़ का, मार्च 2020 यहाँ पे पैंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे रेवेन्यू कम किया था। लगातार कंपनी ने काम किया, अपने सेल्स को बढ़ाया है, रेवेन्यू को बढ़ाया है। एक्सपेंसेस में इनका जो मेजर एक्सपेंस है यहाँ पे एक एम्प्लॉय कॉस्ट पे इनका मेजर एक्सपेंस जाता है। यहाँ पे अदर कॉस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको पे करना पड़ा बिना मतलब का, जिस चीज़ें जहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी, सारी चीज़ लॉकडाउन का सिचुएशन था, तो इस वजह से अदर कॉस्ट में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ठीक-ठाक नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम किया था, पैंडेमिक का सिचुएशन था, यहाँ पे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट एवरेज जो है 35 से 40% का यहाँ पे एवरेज हमें देखने को मिल रहा था, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यहाँ पे 23% का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेकिन अगेन अगर ये लोग अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर 36 से 40% तक लेकर के जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 12 करोड़ था 2010 में, अभी बढ़ करके यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो 77 करोड़ हो गया है।
ठीक है, डिसेंट है, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2019 में प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ, 197 का नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था और उस वक़्त स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे 2019 की अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी रैली दिखा रहा था। 2018 में यहाँ तक हाई लगाया था इसने फिर ये बट अभी देखें तो ये प्री पैंडेमिक लेवल से यहाँ पे ऊपर ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी इनका जो नेट प्रॉफिट है ये प्री पैंडेमिक लेवल को टच नहीं किया है, ये यहाँ पे -24 करोड़ जो है ये पैंडेमिक की वजह से इनको लॉस देखने को मिला था। उसके बाद अभी 77 करोड़ थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं, लास्ट 10 साल में 17% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है, 5 साल में 13%, 3 साल में 8% और 1 साल में 85%, तो ये तो कंसिडरेबल नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को स्टिल नहीं मिला है, बट अगर इंडस्ट्री एज़ अ होल अभी ग्रोथ दिखाता है, तो इसमें इस कंपनी को एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ही जाओ, बट छोटा-सा पोर्शन 2-3% आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो। अपने ड्यू डिलिजेंस के बाद। अच्छी चीज़ क्या है कंपनी में, यहाँ पे फाइनेंशियल में जो मुझे दिखा, ये रिज़र्व्स लगातार कंपनी ने बढ़ाए हैं, दो 230 करोड़ से बढ़ कर के 1877 करोड़ का रिज़र्व्स हो गया है इनका। बोरोइंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, 5 करोड़ की बोरोइंग्स इन्होंने ली है, तो ये कुछ भी नहीं है अपने रिज़र्व्स के सामने। सीडब्ल्यूआईपी लगातार अभी इनका बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 2015 के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उससे पहले काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैंड किया था इन्होंने, बट अभी मैनेजमेंट का मैंने देखा अपना जो भी व्यू था इनके चेयरमैन का वो था कि पैंडेमिक जैसे ही ओवर होता है हम लोग अग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में काम करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है यहाँ पे, वो दिख रही हैं चीज़ें यहाँ पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वापस से कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फिक्स असेट्स परचेज किए हैं यहाँ पे 14 करोड़ के फिक्स असेट्स परचेज किए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेट कैश फ्लो ऑल्दो नेगेटिव है बट स्टिल ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का बहुत मेजर स्टेक है, 7% का स्टेक इनके पास है, 8% का। एफआईआईज़ ने अपने स्टेक थोड़े से कम किए हैं, उसके बाद डीआईएस ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं और डीआईएस बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा ये लोग चाल चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे 1% की स्टेक बढ़ाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% नहीं उससे कम ही है, 0.5% की स्टेक बढ़ाई है एचडीएफसी यहाँ पे स्मॉल कैप फंड ने। उसके बाद भी और कुछ बढ़ा होगा, यहाँ पे 6.79 था उससे बढ़कर के 10.89 हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मुझे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। प्रोमोटर्स ने अपनी कुछ होल्डिंग्स बढ़ाई है थोड़ी बहुत, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक के पास भी अभी स्टिल मेजर शेयर होल्डिंग्स है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। तो मैं पर्सनली इसमें एंटर करूंगा जब यहाँ पे पब्लिक का स्टेक कुछ कम जाएगा और स्टॉक प्राइस कुछ करेक्ट हो जाएगा, बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं तो इसने अभी एक तो हम लोग देखेंगे ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये रिवॉल्व करता रहता है, सारे स्टॉक ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इसको ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन आया है, सेम लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, तो सेम लेवल इसके लिए 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग थोड़े से स्मार्टली काम करते तो हम एक पोजीशन अपने यहाँ पे बना सकते थे जब ये 200 मूविंग एवरेज के काफी ज्यादा करीब आ गया था। और दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि एक तो उसके करीब आ ही गया था, दूसरा कि एक चैनल में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा था, ऊपर नीचे एक चैनल में घूम रहा था, ये एक चैनल में ये स्टॉक काफी टाइम से, ये मैं आपको बताऊं 24 सितंबर से आज तक ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक ये इसी चैनल में रिवॉल्व कर रहा था, सेम लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, ये एक पहला रेजिस्टेंस बना इसका, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बना इसका, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक जब भी बुलिश कैंडल बनती तो यह एक हम लोग ले सकते थे और हमें एक छोटा मोटा टारगेट देखने को मिल सकता था छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते तो यहाँ पे एक हमें 20% का 18-20% का हमें एक टारगेट देखने को मिल जाता, बट अब तो इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, अब क्या, अब भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक आप कहोगे कि यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया फिर वापस से रीटेस्टिंग हुई इस लेवल पे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई आकर के फिर वापस से बुलिश कैंडल बनी, फिर हमने यहाँ तक का मिस कर दिया, बट अभी आप इसमें एक कन्विक्शन के साथ यहाँ पे एंटर कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे करके वापस से रिटेस्ट कर लिया है विथ
गुड वॉल्यूम्स यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स कितने अच्छे आ गए हैं, अपीयर हो गए हैं यहाँ पे इसने एक लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था। एक्चुअली ये जोन होता है, लेवल ड्रॉ करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये एक जोन की तरह काम कर रहा था। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का देखने को एक मिल सकता है, तो आप छोटा सा टारगेट ले सकते हो। यहाँ तक का टारगेट, ये एक टारगेट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक का ले सकते हो। यहाँ तक नहीं भी तो आप सिंपली यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आप पोजीशन बनाते हो तो आपने मैंने आपको दो टारगेट बताया, स्ट्रेट अवे आपको उतना परसेंट का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आप आज मान लो यहाँ पे आप टारगेट बनाते हो अपनी, क्योंकि अभी इसने इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। तो अपनी पोजीशन अगर आप यहाँ बनाते हो 320 के लेवल पे, तो 320 के लेवल से लेकर के आपको यहाँ तक का एक 8% का मूवमेंट या 9% का देखने को मिल जाएगा। दैट इज अगर वो लेवल क्या होगा, 349 348 का लेवल होगा। उसके बाद जो सेकंड टारगेट आपका बनेगा वो 19-20% का 383 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लेकर के चलना चाहिए आपको। तो स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस, अगर आप इस लेवल को चेज कर रहे हैं 19% को, तो आपको इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक 3.5% का स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल रखना चाहिए 315 का लेवल का, नहीं सॉरी 3.5% का एक ये लेवल का स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। दैट इज 308 का लेवल है, ये आपको स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इस लेवल को चेज कर रहे हैं। तो अगर आप 384 को चेज कर रहे हैं तो आपका, मैंने आपको बताया, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी इस प्राइस पॉइंट पे कर सकते हो, बट स्टिल अगर ये और करेक्ट होता है वापस से कहीं इस लेवल तक हमें देखने को मिलता है, तो आप अच्छी पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको कंपनी में अगर आपको कन्विक्शन है, तो अगर आपको लगता है बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगा तो ही करना, अदरवाइज मत करना, मेरे रिकमेंडेशन पे मत करना। आप अपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस से, हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में, अच्छी तरीके से एनालिसिस करने में, अच्छी तरीके से बिजनेस समझाने में। तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी खासी वीडियो के साथ, एक अच्छी खासी रिसर्च के साथ, एक अच्छी खासी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।